हमने पिछले 2 वीडियो में यूनान की चर्चा की थी, हम उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम इस बात की याद दिलाना चाहते हैं कि जिस यूनान में क्लासिकल युग था ईसा पूर्व की शताब्दियों में, जिस यूनान में विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति हुई, न केवल राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक चिंतन में, अपितु धार्मिक चिंतन में, इतिहास में, गणित में, साहित्य में, सभी क्षेत्रों में उन्नति हुई। जहां तक साहित्यिक उपलब्धियों की बात है, सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात है, धार्मिक उथल पुथल की बात है, ये निस्संदेह काफी हद तक आज भी प्रासंगिक है। लेकिन जब हम राजनीतिक चिंतन पर आते हैं, सामाजिक चिंतन पर आते हैं, तो हम उस चिंतन को केवल अपना आधार बना सकते हैं, उसको स्वीकार नहीं कर सकते। वहां का समस्त राजनीतिक सामाजिक चिंतन नगर राज्यों के संदर्भ में था, जिसको पोलिस स्टेट कहा, नाम दिया गया है, और इसी पोलिस शब्द से ही पॉलिटिक्स की उत्पत्ति हुई है। पोलिस नाम दिया जाता था। और प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5000 बताई है, यद्यपि एथेंस की जनसंख्या 20,000 के आसपास हो गई थी। इतनी छोटी जनसंख्या के लिए यदि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सिद्धांत दिया जाए तो वो साकार भी किया जा सकता है। इतने छोटे राज्य के लिए एक दार्शनिक राजा की बात की जाए, एक विद्वान राजा की बात की जाए तो भी साकार हो सकता है, शासक की बात हो सकती है। यद्यपि प्लेटो ही अपने बाद के युग में आदर्श राज्य को यूटोपिया समझते हुए सेमी आइडियल स्टेट की बात करने लगा अपने बाद के पुस्तकों में। एक छोटे से राज्य में जहां की जनसंख्या 5000 10,000 हो, वहां एक प्राध्यापक, एक दार्शनिक, एक चिंतक विचरण करते हुए लोगों को टीच कर सकता है, अपनी बात जन जन तक डायरेक्ट पहुंचा सकता है। लेकिन क्या यह भारत जैसे लोकतंत्र में, अमेरिका जैसे लोकतंत्र में संभव है? क्या ये बड़े देशों में संभव है? जिस राज्य को आधार बना के वो संकल्पनाएं की गई, वो आधार आज एक मोहल्ले से भी छोटे थे वो राज्य। तो क्या प्लेटो को, अरिस्टोटल को, सुकरात को, हेरोडोटस को सबको छोड़ दिया जाए? और कि क्या चाणक्य की बातों को छोड़ दिया जाए? मनु की बातों को पूरी तरह से त्याग दिया जाए? एब्सोल्युटली इनकी बातों को त्यागा नहीं जा सकता। इनकी समस्त बातों का, इनकी बातों के प्रकाश में नई परिस्थितियों के अनुकूल नया रास्ता चुनना होगा। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की कि 400-500 साल में ही उस सिटी स्टेट में सभी अनुभव हो गए, ओलिगार्ची, एरिस्टोक्रेसी, टिरैनी एंड डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी पर भी प्रश्न लगा और फिर मोनार्की आ गया रोमन साम्राज्य के रूप में। स्त्रियों को अधिकार नहीं, मताधिकार सीमित होना, दास प्रथा होना,
ये सब कैसे उचित ठहराया जा सकता है? जैसे भारतीय व्यवस्था में पर प्राचीन व्यवस्था को एज इट इज स्वीकार करना उचित नहीं है, वैसे पाश्चात्य बातों को भी एज इट इज नहीं स्वीकार किया जा सकता। लेकिन आज के 2500 साल पहले यदि भारत के मौर्य सम्राट अशोक ने धम्म विजय की बात की तो आज प्रासंगिक है। यदि ऋग्वेद में प्राकृतिक तत्वों को देवत्व दिया गया तो आज के पर्यावरण के, जलवायु परिवर्तन के इस दौर में प्रासंगिक है। उनको देवत्व देने का मतलब उनका सम्मान करो, वृक्षों का, जल का, वायु का, सबका सम्मान करो, उनको प्रदूषित मत करो। यही तो देवत्व है। हम जिसको देवत्व देते हैं, डिविनिटी देते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। तो ऋग्वेद की वो बात प्रासंगिक है। ऐसे ही मौर्य सम्राट अशोक की बात प्रासंगिक है। तो कुछ बातें प्रासंगिक हैं, लेकिन अधिकांश बातें आधार हैं और उनको एज इट इज आप नहीं स्वीकार कर सकते। वेदों में भी और यूनानी साहित्य में भी, कौटिल्य के विचारों में भी और प्लेटो, अरिस्टोटल, सुकरात के विचारों में भी। वर्तमान युग, वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान विकास, वर्तमान चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक राजनीतिक चिंतन की जरूरत है। इस सामाजिक राजनीतिक चिंतन का आधार प्राचीनता में अवश्य ढूंढा जा सकता है और मौजूद भी है, क्योंकि उसी आधार पर पूरा समाज पल्लवित हुआ। उसी आधार पर, यूनान के ही आधार पर यूरोप में पुनर्जागरण किया गया। क्या पुनर्जागरण जब हुआ तो यूनान की क्लासिकल युग की सारी चीजें ला दी गई? नहीं। पुनर्जागरण, हम जागरण कर रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि अगर प्राचीन काल में यूनान क्लासिकल था और वहां साहित्य की, राजनीति का चिंतन चरम पर था, तो मध्यकाल में जो प्रदूषण आ गया था उसको छोड़कर हम फिर इस आधुनिकता के दौर में जाएंगे। वही बात सभी देशों पर लागू होती है। यूनान के प्लेटो, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु की बातों में बहने की आवश्यकता नहीं है। वैदिक साहित्य का सम्मान करना है, उसमें बहने की आवश्यकता नहीं है। बह गए तो बह गए। किसी भी साहित्य की रचना, किसी भी चिंतन की प्रासंगिकता और चिंतन का मूल्यांकन दो परिप्रेक्ष्य में होता है। यह दिन तत्कालीन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में अगर वो उचित है, उचित था, वो पूजनीय है। और वर्तमान परिस्थितियों में जरूरी नहीं कि वो प्रासंगिक हो, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के लिए वो रॉ मटेरियल जरूर दे रहा है। वो हमें तर्क शक्ति अवश्य दे रहा है। हमारे मानसिक क्रांति को, हमें निर्णय लेने में सहूलियत अवश्य देख रहा है। और यही महत्व है धर्म का और इतिहास का। धर्म और इतिहास को आंख बंद करके मानने की जरूरत नहीं है। धर्म और इतिहास तो वे सीढ़ियां हैं जिन सीढ़ियों पर चढ़कर, जिन सीढ़ियों के सहारे हम कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अगर उन सीढ़ियों को हम इग्नोर करेंगे
तो संभवतः जो सीढ़ियां बनी हैं उनसे भी कम हम निर्माण कर पाएंगे। मानसिक क्रांति, नवोन्मेषण, पहल, इन सब के लिए प्राचीन चिंतन, प्राचीन अध्यात्म, प्राचीन दर्शन उपयोगी है। प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था भी कुछ अंश तक उचित है। मौर्य काल का प्रशासन अच्छा था, उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था, लेकिन आज की परिस्थितियों में उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज की शासकों के लिए वो मार्गदर्शन जरूर दे सकता है। हमने ये वीडियो इसलिए दिया कि आगे जब हम चिंतन बताएंगे आधुनिक काल तक के विभिन्न लोगों के, तो उन विशिष्टताओं के बहाव में किसी को बहने की आवश्यकता नहीं है, उनको ग्रहण करने की आवश्यकता है और उनके सहारे, उनका उपयोग करके एक नया चिंतन, एक नया रास्ता खोजने की आवश्यकता है।